एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है कि 100 साल पहले एक मीटियोर अर्थ पे गिरा था और उस मीटियोर ने बहुत सारे अंडे अपने साथ लाए थे जिसे कि उस मीटियोर ने पूरे अर्थ पे फैला दिया और उस अंडों से हैज होकर बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आए जो कि ह्यूमन आर्मीज के अगेंस्ट वॉर करने लगे थे। लेकिन ह्यूमंस के वेपन्स के द्वारा उन मॉन्स्टर से लड़ना इम्पॉसिबल था जिसकी वजह से ह्यूमंस ने अपने बहुत बड़े प्लेस को खो दिया और उन प्लेस पर उन मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया। और कुछ सालों बाद ऐसे ह्यूमंस आए जिनके पास स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर थी। और फिर बताया जाता है कि इस मेथड में अलाउ होता है कि वुमेन अपने एज को बढ़ाने के साथ भी अवेकन हो सकती है और वो स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन मेंस अपने टैलेंट के दम पर स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर बनते हैं। और फिर लास्ट टाइम पर वॉर पर स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर्स ने हिस्सा लिया और उसने ह्यूमंस के लायक रहने वाले एक पीस ऑफ लैंड को सेव किया ह्यूमैनिटी के लिए। और फिर हमें उस वॉर के 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट का सीन। किंग टैंग एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मैजिक को मेजर कर रहे होते हैं। तो फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को मेजर करती है। तो भी वहां पर एक स्वॉर्ड अपेयर होता है। तो उस एकेडमी का टीचर गुलिन से कहता है कि ये सी रैंक का क्लेवर स्वॉर्ड है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुलिन निराश होते हुए जाने लगती है और सोच रही होती है कि ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी रैंक लेवल है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आज एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी है और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन और मैं नहीं जानता कि मैं आज कौन सा स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट अवेकन करने वाला हूँ। फिर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही होती है और इसका नाम स्वामी होती है और ये एमसी की गर्लफ्रेंड भी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एकेडमी में रखे एक स्टोन को टच करती है और तभी वहां पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है और एक ब्लास्ट जैसा कुछ होता है। फिर दिखाया जाता है कि स्वामी भी थोड़ा सा ये सब देखकर शॉक होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्वामी के सामने एक स्पेयर अपेयर होता है और उस स्पेयर को देखकर वो पहले वाला टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि स्वामी ने एस रैंक का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर वो उस स्पेयर का बहुत लंबा नाम बताता है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट में कह देता हूँ, वो ब्लड स्टेन सिल्वर स्पेयर है। फिर हमें उस एकेडमी के स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है। वो लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत सालों में इस एकेडमी में एस क्लास का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है और मुझे आज उम्मीद भी नहीं था कि आज मैं एस रैंक का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा। और इसमें 2 ट्राइड्स भी है और ट्राइड्स को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है जो कि उसके वेपन में ही रहता है। तो अगर आगे ट्राइड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और फिर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि कुछ समय पहले और एक पर्सन ने एस रैंक स्पिरिचुअल बॉन्ड को किया था और क्या जियाओ मी उसके साथ कंबाइन हो जाएगी तो फिर ये लोग इनविंसिबल नहीं हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जियाओ मी आ रही होती है तो वो स्टूडेंट्स आपस में कहने लगते हैं कि चुप हो जाओ, जियाओ मी के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ मी सबसे पहले एमसी के पास जाती है और एमसी से सीधे उसके मुंह पे कह देती है कि अब जियाओ मी को एमसी के साथ ब्रेकअप करना है, जिससे कि भाई साहब एमसी का तो शक्ल देखने वाला हो जाता है। और फिर जियाओ मी अपने एटीट्यूड में एमसी से कहती है कि मैंने एक एस क्लास का स्पिरिचुअल बॉन्ड किया है तो फिर अब मैं और तुम एक वर्ल्ड में नहीं हैं। तो एपिसोड के फर्स्ट में ही एमसी का बहुत ही बुरी तरीका से कट गया होता है और उसे पूरे एकेडमी के सामने बेइज्जत भी होना पड़ता है। तो एमसी अपनी गर्लफ्रेंड से किस तरह रिवेंज लेता है ये जानने के लिए एपिसोड को पूरा देखो और जिसने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर दो। और फिर हम देखते हैं कि जियाओ मी जाने लगती है और एमसी को कहती है कि फ्यूचर में मेरे पास कभी मत आना। और हम देखते हैं कि उस एकेडमी के सारे स्टूडेंट एमसी के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी एमसी सोच रहा होता है कि इसने सिर्फ एक एस रैंक स्पिरिचुअल बॉन्ड को किया है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल करने से पहले जैसा चापलूस था वैसा अभी भी हूँ। फिर हमें एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है। एमसी बताता है कि क्रॉस ओवर से पहले मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था
और हम देखते हैं कि एमसी स्वामी के पैरों का मसाज कर रहा होता है और वो एमसी से नौकरों जैसा व्यवहार कर रही होती है। तभी एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस मसाज से अच्छा लग रहा है? मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है, मैं उसे जल्द ही तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। फिर एमसी बताता है कि यहाँ तक कि चापलूसी में बेशर्म होने का हर हद को पार करके अपनी साइड को जीतने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और हम देखते हैं कि एमसी ने जो लंच स्वामी को दिया था वो स्वामी ने फेंक दिया और एमसी से चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये कितना बेकार है। और हम देखते हैं कि एमसी स्वामी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं अपने कुकिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और फिर वापस आऊंगा, प्लीज तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो। और फिर एमसी मिरर में खुद को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस एरा में स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, तो फिर इस लाइफ में मैं चापलूसी नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एकेडमी के सारे स्टूडेंट एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं एमसी के खिलाफ, लेकिन मैं वो सब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एमसी पार होते हुए सोच रहा होता है कि एक चापलूसों का ग्रुप, क्या तुम लोगों को ये चिंता नहीं है कि मैं किस एस रैंक या उससे भी हायर टैलेंट को अवेकन करूंगा? तो फिर हम स्वामी को देखते हैं जो कि एमसी को कहती है कि एस रैंक टैलेंट एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, तो तुमको क्या लगता है कि तुम उसके लिए वर्थी हो? हम एमसी को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी उस स्पिरिचुअल स्टोन को टच करता है और एमसी जैसे ही उस स्टोन को टच करता है वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसमें तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। फिर हम स्वामी को देखते हैं जो कि हंसने लगती है और एमसी से कहने लगती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम बेकार हो और तुम्हारे लिए तो अवेकन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम एस रैंक या उससे भी हायर रैंक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे थे। और एकेडमी के स्टूडेंट भी एमसी से कह रहे होते हैं कि जियाओमी के पास सचमुच में बहुत अच्छी नजर है, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेंगी? तुम्हारे साथ फंस कर रहने से अच्छा है कि वो तुमसे ब्रेकअप ही कर ले, सचमुच में तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है, जैसा कि जियाओमी का हो रहा था। एमसी का उससे बहुत ज्यादा बड़ा लाइटनिंग हो रहा है और उस ब्लास्ट जैसे लाइटनिंग को देखकर जियाओमी और बाकी सारे एकेडमी के स्टूडेंट भी शॉक हो गए होते हैं। और फिर स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि एमसी ने तो एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है, लेकिन तभी फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो डबल एस रैंक टैलेंट है। फिर हमें उस स्पिरिचुअल स्टोन का सीन दिखाया जाता है जो कि बताता है एमसी ने ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट को अवेकन किया है और एमसी का अवेकनिंग एक डिवाइन अवेकनिंग है। और हम देखते हैं कि ये जानकर एमसी की गर्लफ्रेंड अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एमसी एक ट्रिपल एस रैंक का स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है, ऐसा तो सिर्फ 100 साल में एक ही बार होता है। और ट्रिपल एस रैंक टैलेंट अवेकन करने के लिए पर्सन को टॉप टियर का स्ट्रांग होना चाहिए। तो सोचो गाइस, एमसी ने अब अपनी गर्लफ्रेंड से भी हायर रैंक का टैलेंट अवेकन किया है, तो फिर एमसी अपनी गर्लफ्रेंड का क्या हालत करेगा? और फिर हमें उन स्टूडेंट्स का ही सीन दिखाया जाता है जो पहले एमसी के ऊपर हंस रहे होते हैं, वो अब बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और एमसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन मैं उन्हें भी स्किप कर दूंगा क्योंकि आगे जो इस मानवा में होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये सब एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। और फिर हमें उसी एकेडमी के सारे फीमेल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर लट्टू हो गई होती है और वो लोग कह रही होती है कि ब्रदर ने मुझे चूज किया है, मैं ए रैंक की स्पिरिट मास्टर हूँ। तो कोई कहती है कि मैं बी रैंक की हूँ और सब अपने अपने टैलेंट के बारे में बताने लगते हैं। और मैं और एक बात कह दूं कि इस जापानीज मानवा में बॉयफ्रेंड को ब्रदर कहते हैं और ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है या उधर ऐसा ही कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो फिर अगर मैं ब्रदर कहूँ तो तुम लोग समझ लेना सिचुएशन के बेस पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एमसी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे चुनो बिग ब्रदर, मेरे पास 360 सेट्स हैं कॉस्प्लेस के, मैं डेली तुम्हें डिफरेंट लुक्स दे सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत बड़ा सिग्मा होता है, तो वो सारे लड़कियों को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। और एमसी कहता है कि तुम लोग सुपर स्पेशल एडमायर करने वाले ग्रुप हो, तुम लोग सिर्फ मेरे स्वॉर्ड के स्विंग को स्लो कर दोगे। तभी हम देखते हैं कि एमसी वापस से उस स्पिरिचुअल स्टोन के पास आता है और उसे टच करता है, तो एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और फिर
उस सिस्टम विंडो में एमसी के अवेकनिंग के सारे स्किल्स और टैलेंट्स डिटेल में लिखे हुए होते हैं, जिसे कि तुम पोस्ट करके पढ़ सकते हो, या फिर मैं आगे जब एमसी इन स्किल्स को यूज करेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि स्वामी एमसी के पास आ जाती है और एमसी से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एस रैंक टैलेंट को अवेकन करोगे या उससे हायर रैंक के। मैं पहले भी गलत थी, इसीलिए तो चलो हम आपस में सुलह कर लेते हैं। और एमसी फिर स्वामी की तरफ देखने लगता है तो उसे स्वामी के स्किल के बारे में दिखाई देता है, और स्वामी एमसी से कहती है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो और मेरी बात को एग्री करते हो तो फिर मैं तुम्हें आज से ही मेरे हाथों को होल्ड करने का परमिशन देती हूँ। और स्वामी एमसी से कहने लगती है कि तुम्हारा टैलेंट अब इम्प्रेसिव है, ये डिवाइन अवेकनिंग, तो फिर इसकी हिडन इन्फॉर्मेशन को चलो देखते हैं इस स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी अपनी गर्लफ्रेंड को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो स्वामी एमसी से कहती है कि तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें एक किस की परमिशन देती हूँ, और अगर उससे भी नहीं तो फिर मैं तुम्हें एक बार लाइन क्रॉस करने की भी परमिशन देती हूँ। और वो एमसी को ऑफर करने लगती है, लेकिन एमसी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी डायरेक्ट ही उसके मुंह पे उसे कह देता है कि एमसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, और वहां से जाने लगता है। तो स्वामी चिल्लाकर एमसी से कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए एक टाइम इनफ नहीं है, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे। और हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि नेक्स्ट मुझे डिवाइन इनसाइट का यूज करते हुए मेरे लिए सूटेबल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्वामी अभी भी एमसी को ऑफर कर रही होती है, और वो एमसी से कहती है कि तो ठीक है, हम दिन में एक बार कर सकते हैं। लेकिन एमसी वहां से चला जाता है और स्वामी को बुरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से एमसी अपना रिवेंज ले लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस एकेडमी की सारी फीमेल स्टूडेंट्स स्वामी का बेइज्जती करने लगती है और उसके ऊपर हंसने लगती है। और उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की कहती है कि प्योर और इनोसेंट होने का दिखावा मत करो, एमसी बेवकूफ नहीं है। दूसरी लड़की स्वामी से कहती है कि हाँ, सचमुच में अभी अभी तुमने एमसी को बिना कुछ कहे छोड़ दिया था, और अब तुम उसके पास वापस से रैंक कर जा रही हो, सचमुच में तुम में एक घबराहट है। और वो लड़कियां इसी तरह स्वामी का मजाक उड़ा रही होती है। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि जिया यूनिवर्सिटी के कैंपस का जो ब्यूटी है, अगर वो ई रैंक टैलेंट को अवेकन नहीं करती तो फिर तुम्हारी तरफ कोई भी अटेंशन नहीं देता। और फिर एक लड़की कहती है कि क्विंटन एकेडमी में सबसे सुंदर लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसने एक बेकार रैंक के साथ अवेकन किया है। कि उसके पीछे खड़ी और एक लड़की हंसते हुए कहती है कि वो एक ई रैंक टैलेंट था, ये भी एक सदी में बहुत ज्यादा रैरिटी वाला टैलेंट। या आपस में बात कर रही होती है कि जियावी ने एक यूजलेस स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एकेडमी में ज्यादा समय तक टिक पाएगी, इतना बेकार सुंदर चेहरा कोई भी चूज नहीं करेगा। और फिर हम जियावी को देखते हैं जो कि सबकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है। तभी वो लोग कहती है कि अगर किसी ने जियावी को चूज भी कर लिया तो वो फिर एवोल्यूशन सेरेमनी में पास नहीं कर पाएगा। और गाइस, अगले वीडियो में मैंने एक चीज गलत कह दिया था, असल में इस मानवा में वुमेन्स स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वेपन्स में बदल जाती है, और मेंस उन वुमेन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फाइट में वेपन्स को यूज करते हैं। और हम देखते हैं कि जियावी रोने लगती है और कहती है कि हर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, मैंने पहले ही एक ई रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अवेकन किया है। और जियावी रोते हुए दौड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जियावी दौड़ते हुए एमसी से टकरा जाती है, तो फिर एमसी जियावी को गिरने से बचाता है। और फिर एमसी जियावी से सॉरी कहने लगता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो जियावी भी कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एमसी को जियावी की स्किल के बारे में पता चल जाता है, और जियावी के सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाता है जिसमें कि एमसी को जियावी के सारे स्किल्स दिख रहे होते हैं। और जियावी एक ई रैंक की स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है, और जियावी एक फ्रीक्वेंट स्वॉर्ड में बदल सकती है। और जियावी की डिविनिटी भी यस है, लेकिन वो अभी तक अनअवेकन है और उसके बारे में बताया नहीं गया है, तो उसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और हम एमसी को देखते हैं जो कि जियावी के स्टेटस विंडो को देखकर शॉक हो गया होता है। एमसी सोच रहा होता है कि फ्रीक्वेंट क्लास ई की, और फिर एमसी सोचने लगता है कि फ्रीक्वेंट जो कि 10 आर्टिफैक्ट्स में से एक है और ये सिर्फ ई रैंक का है। और फिर एमसी सोचने लगता है कि हालांकि मेरी अवेकनिंग डिवाइन अवेकनिंग है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियावी एमसी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तो एमसी कहता है कि नहीं, तुमने गलत समझा, मेरा
मतलब था कि मैं तुम्हें अपने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट में इनवाइट करने के लिए कह रहा था और तुम्हें एक एक्सक्लूसिव स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जियावी एमसी की बातों को सुनकर शॉक हो रही होती है और फिर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि एमसी क्या कर रहा है, वो ट्रिपल एस रैंक टैलेंट के साथ अवेकन किया है तो फिर वो एक ई रैंक के साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना रहा है, ये तो बिल्कुल बेकार है। और फिर हम जियाओमी को देखते हैं जो कि रोते हुए एमसी से कह रही होती है कि तुम मेरे अलावा एक ई रैंक के साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। और गाइस आज भी ऐसा ही होता है, जब एमसी ने अपने अवेकन को नहीं किया था तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब एमसी जब उससे पावरफुल है तो वो फिर एमसी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रही है। तो जियाओमी के लिए जो भी तुम्हारे मन में आता है कमेंट बॉक्स में लिख दो। और फिर जियाओमी एमसी से कहने लगती है कि मैं तुमसे फाइट करूंगी। तभी हमें क्विंटन एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि सबको रोक देता है और वो प्रिंसिपल एमसी को समझाने लगता है कि मैं तुम लोगों के युवा प्रशंसा को जानता हूँ, लेकिन एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट लापरवाही के साथ बनाना बहुत ही ज्यादा लापरवाही वाला काम हो सकता है। और फिर वो प्रिंसिपल एमसी से कहने लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर है और तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करनी है और उनसे ह्यूमैनिटी के लिए उनके लैंड को वापस लेना है। और भाई साहब ये प्रिंसिपल कितना ज्यादा कोल हार्टेड है, ये जियावी के सामने ये सब कह रहा होता है कि जियावी बिल्कुल ही यूजलेस है। और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की बातों को सुनकर जियावी रोने लगती है और जियावी भी एमसी से कहने लगती है कि प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, मेरा टैलेंट तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन तभी वहां पे और एक पर्सन आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि एक मिनट रुको। और फिर वो पर्सन एमसी से कहने लगता है कि तुमने आज बहुत ज्यादा हंगामा किया है। वो पर्सन डीप ब्लू सिटी का गार्जियन होता है और उसका नाम जाहू होता है। और हम देखते हैं कि जाहू को देखकर जियाओमी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अब जियाहू की तरफ लट्टू हो जाती है। और जाहू एमसी के पास चला जाता है और उससे गुस्से में कहने लगता है कि मैंने अभी सुना कि तुमने मेरे ग्रैंड डॉटर को बुली करने के लिए अपने ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट का इस्तेमाल किया, क्या ये सच है? और हम देखते हैं कि जियाओमी ये सब सुनकर स्माइल कर रही होती है और एमसी जियाहू का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। फिर हम जाहू को देखते हैं जो कि एमसी के कॉलर को पकड़कर कहने लगता है कि तुम इतने एरोगेंट हो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से, लेकिन तुम मानो या ना मानो अगर मैं कह दूं तो फिर इस डीप ब्लू सिटी में कोई भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। और जियाओमी ये सब देखकर सोच रही होती है कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, जल्दी से माफी मांगो वरना फिर मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें डायरेक्टली अनलिस्टेड कर देंगे। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि जियाओमी से सीधे कहता है कि क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के लायक हो। और हम देखते हैं कि ये सुनकर जियाओमी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेकिन तभी हम जाहू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और हम देखते हैं कि जाहू एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल उन्हें रोक लेता है और जाहू के हैंड को पकड़ लेता है। और प्रिंसिपल जाहू से कहने लगता है कि वाइस कैप्टन जाहू तुम ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो, ये एक ट्रिपल एस रैंक का वेकेंड स्टूडेंट है और मैंने इसका रिपोर्ट पहले ही दे दिया है। तो हम जाहू को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से कहने लगता है कि मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन अगर वो जाहू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो फिर वो एक बेकार स्पिरिट है और इसके लिए चर्चा करने के लिए कोई भी बात नहीं बचेगी। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं उसे नष्ट कर दूंगा। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उन सबसे कह देता है कि ठीक है मैं जियावी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और आज मेरा फैसला कोई भी नहीं बदल सकता है। और फिर एमसी जियावी को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं मिस जिया कैंपस ब्यूटी, चलो हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। और तुम लोग एमसी को देख रहे हो ना, एमसी भी मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो जियावी भी शर्मा जाती है और शर्मिंदा होते हुए एमसी से कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए परेशानी पैदा की। तो एमसी भी जेंटलमैन की तरह कहने लगता है कि अपोलोजाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसके लायक ही। और एमसी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी जियावी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने लगता है और एमसी और जियावी के आसपास में बहुत सारे चेन आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमसी के आई में भी बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है और जियावी को भी देखकर लग रहा होता है कि उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी जियावी को एक पर्पल एनर्जी से कवर कर देता है और शायद से एमसी जियावी को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमसी कहता है कि हाँ ये सक्सेस हो गया और एमसी के हाथों में एक स्वॉर्ड होता है, मतलब कि एमसी ने जियावी को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। और तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि जियावी ने एक ट्रिपल एस रैंक के साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया है और जियावी एक एंशिएंट डिवाइन वेपन में कन्वर्ट हो गई है जिसका नाम फुई क्वीन होता है और उसका ट्राइड नॉन होता है, लेकिन उसकी डिवाइनिटी स्वॉर्ड वैलोर एंड लट हार्ड होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के सामने और एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है और इसमें एमसी के पास 3 स्किल बुक्स अपीयर होते हैं जिसमें कि पहला स्किल बुक का नाम होता है
ब्रेक थ्रू, और दूसरा स्किल का नाम होता है क्लियर द माइंड, और तीसरा स्किल बुक का नाम होता है ड्रैगन स्वेरिंग। और फिर एमसी ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और कहता है कि सचमुच में ये कितना पावरफुल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरे माइंड में ये सचमुच में मैन किलिंग, मैन रिकवरी और मैन म्यूजिकल सपोर्ट कॉम्पोजिशन है। ये तो ऑलराउंडर है बिना किसी कमजोरी के। एमसी कहता है कि क्या ये ट्रिपल एस कॉन्ट्रैक्ट का आश्चर्य है। फिर हम देखते हैं कि जियाओवी अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और फिर जियाओवी खुद को देखने लगती है और शौक होते हुए कहती है कि ए भगवान, मैं तो सचमुच में एक ई रैंक से ट्रिपल एस रैंक में बदल गई हूँ। और फिर जियाओवी खुश होते हुए रोने लगती है और एमसी को हक कर लेती है और एमसी से थैंक यू भी कहने लगती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं ठीक है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियाओमी और जियाहो को दिखाया जाता है, और जियाओमी जियाहो से कहती है कि गॉडफादर, एमसी ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया और मेरे सारे फेस वैल्यू को मैंने खो दिया है, तो आपको मुझे मुआवजा देना होगा। तो जियाहो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, उसने पहले ही एक ई रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, उसने अपने टैलेंट को बेकार कर दिया। अब मैं उसे डीप ब्लू सिटी में उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दूंगा। और गाइस, शायद मैंने पहले गलती से गॉडफादर की जगह ग्रैंडफादर कह दिया था, तो फिर तुम लोगों को कंफ्यूज मत करना। और फिर जियाहो कहता है कि उसने कल के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर असेसमेंट में सारे अरेंजमेंट पहले से ही करके रख लिए हैं, वो डीप ब्लू सिटी में एक गॉड की तरह है। तो जियाओमी भी जियाहो को थैंक यू कहने लगती है। तो जियाहो कहने लगता है कि थैंक यू कहने का क्या मतलब है, तुम मुझे कैसे रीपे करने की सोच रही हो। तो जियाओमी कहने लगती है कि तो तुम चलो तुम्हारे सामान्य प्लेस पर, मैं तुम्हें वहाँ पे रीपे करूंगी। तो हम जियाहो को देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ चलो, आज रात हमारा बहुत अच्छा समय होने वाला है। और सचमुच में यार, फर्स्ट एपिसोड से ही ये बंदी मुझे बहुत ज्यादा नापसंद लग रही थी, तो फिर तुम लोग इसके लिए 2 शब्द लिखे बिना मत जाना। और फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और जियाहो अपने फोन में देख रहा होता है कि एमसी और जियाओवी के बारे में ही न्यूज चल रहा होता है कि एमसी ने ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है, लेकिन उसने एक यूजलेस ई रैंक के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को बॉन्ड किया है, जिसकी वजह से उसने अपने टैलेंट को वेस्ट कर दिया। और न्यूज में सब एमसी के खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि जियाहो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया होता है, और जियाहो कहता है कि मेरे पास कोई था जो एमसी के खिलाफ मंच में एक नेगेटिव थॉट्स को फैला रहा था, और सचमुच में उस पर्सन का आईटी में बहुत ज्यादा प्रभाव था। और फिर हम जियाओमी को देखते हैं जो कि कहती है कि गॉडफादर, ये बहुत ज्यादा औसम है। जियाओमी को तुम लोग देखकर तो समझ ही गए होगे कि इन दोनों का सिस्टम हो चुका है। तो हम जियाहो को देखते हैं जो कि एक्साइटेड होते हुए जियाओमी से पूछने लगता है कि क्या मैं अच्छा हूँ। तो जियाओमी भी कहती है कि तुम हर तरह से महान हो। और फिर जियाहो सिस्टम करते हुए सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन की वेव है, एक बार असेसमेंट स्टार्ट होने दो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्रूरता क्या होता है। हम जियाओमी को देखते हैं जो कि अपना काम कंप्लीट करने के बाद हाँफ रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एकेडमी के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी और जियाओवी अपने लंच को लेकर जा रहे होते हैं। तो उस कैंटीन में सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि वो देखो, एक ई रैंक की ट्रैश स्पिरिट, केवल वैसे स्पिरिट्स जो कि अपने साथ प्रॉब्लम को लेकर हैं, उसके साथ कौन ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एमसी को जियाओवी की सुंदरता से धोखा दिया गया है। अभी हम जियाओवी को देखते हैं जो कि इन सब की बातों को सुनकर एमसी से कहती है कि इन सब के लिए मुझे माफ कर दो। तो फिर एमसी जियाओवी के सर को सहलाने लगता है और कहता है कि हर चीज के लिए अपोलाइज, माफी मत मांगो, तुम स्कूल की बेल हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी एमसी जियाओवी से कहता है कि तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो ताकि हम स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर असेसमेंट में पीछे ना रह जाएं। हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी एमसी जियाओवी से कहता है कि तुम उन जोकरों पर ध्यान मत दो, उन्हें हम बाद में दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी एमसी को पीछे से एक पर्सन आवाज देता है, तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो एक पर्सन एमसी से कहता है कि मैंने बाहर सुना कि तुम एक ट्रिपल एस रैंक के जीनियस हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छे हो। इस पर्सन का नाम वांग लुमा होता है और इसे भी जियाओमी ही लेकर आई होती है। और सचमुच में यार, अगर मैं एमसी की जगह होता तो फिर मैं जियाओमी को पहले ही सबक सिखा देता। तो फिर एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वांग एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि मैं जियाओमी का न्यू कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो एमसी एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहने लगता है कि वांग ग्रीन हेड। और हम देखते हैं कि जियाओमी भी हंसने लगती है। तो हम देखते हैं कि वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एमसी से कहने
कहने लगता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो एमसी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं कुछ फनी चीजों के बारे में सोच रहा था। तो फिर हम जियाओ मी को देखते हैं जो कि वांग के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इनके सामने अपने लेवल को कम मत करो, बहुत जल्द ये एक बेकार स्पीड मास्टर के तौर पर लोअर डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। और फिर जियाओ मी वांग को वहां से ले जाने लगती है और कहती है कि असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वांग वहां से जाते हुए एमसी से कहता है कि तुम सिर्फ मेरा वेट करो। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज एमसी का असेसमेंट होने वाला है। और उस ट्रेनिंग ग्राउंड में एक टीचर आता है और वो सारे स्टूडेंट से कहने लगता है कि असेसमेंट मीटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। और वो टीचर सबसे बताता है कि इस असेसमेंट में अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग लेवल की कठिनाइयां होंगी और अगर कोई स्टूडेंट एक भी स्टेज को पास कर लेता है तो फिर वो इस असेसमेंट में पास हो जाएगा। फिर वो टीचर फर्स्ट पेयर ऑफ स्टूडेंट को बुलाते हैं जो कि पहले एग्जामिनर्स भी होते हैं और वो जियाओ मी और वांग ही होते हैं, उनका ही सबसे पहले एग्जाम होता है। और हम देखते हैं कि जियाओ मी और वांग बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उनके सामने से एक बहुत बड़ा डोर ओपन होता है और उस डोर के ओपन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक भी हो गया होता है और उनके सामने बहुत बड़ा सा इंसेक्ट मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर डिफिकल्टी लेवल 7 का होता है और उस मॉन्स्टर का नाम ब्लैक माउथ बग होता है। तभी हम वांग और जाओ मी को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और वांग जाओ मी को एक वेपन में कन्वर्ट कर कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वांग के ऊपर अटैक कर देता है, तभी वांग उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वांग अपने स्पेयर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वांग का अटैक उस मॉन्स्टर को लग भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वांग फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने स्पेयर को पावर अप कर लेता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस अटैक से वो मॉन्स्टर को ये अटैक जहाँ पे लगा हुआ होता है वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो गया होता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे डिफीट हो गया होता है। तभी हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो खुश होते हुए कहते हैं कि क्या एक एस रैंक का स्ट्रीट मास्टर ऐसा होता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो स्टूडेंट्स वांग को बहुत ज्यादा चेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि इस मोटी चमड़ी वाले ब्लैक माउथ बग को एक सिंपल अटैक से डिफीट कर दिया, सचमुच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सब कोई टीवी में देख रहा होता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक पर्सन कहता है कि उसने इसे एक ही अटैक में छेद कर दिया, ये एक्सेप्टेबल है। तो फिर दूसरा पर्सन कहता है कि टीचर ये ब्लैक माउथ बग के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये लेवर्स के ग्रुप के सामने बहुत वीक है और ये पर्सन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। तो वो पहले वाला टीचर इस पर्सन के सर पर मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हर समय बकवास मत करो, क्या तुम मेरे ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो वो पर्सन कहता है कि ओ ये मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हम और एक पर्सन को देखते हैं जो कि सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, वो कहता है कि एक एस रैंक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे फर्स्ट हिट किल होना चाहिए था, लेकिन वो इसमें 20% वीक था। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि उसकी सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का नुकसान हुआ है। और हम देखते हैं कि जाओ उन सबकी बातों को सुन रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वांग और जियाओ मी ने उन मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया होता है। तभी उनसे कोई कहता है कि डिफिकल्टी लेवल 7 और असेसमेंट को पास करने के लिए तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन। और फिर सब कहने लगते हैं कि उन दोनों ने किंग टैंग एकेडमी के पहले रिकॉर्ड जिसमें कि 6 लेवल के तक था, वो उसने 7th लेवल के डिफिकल्टी लेवल को पार करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि वो सचमुच में एस रैंक का हकदार है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स एमसी के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि उस हारे हुए पर्सन के बारे में किया जिसने कि एक ई रैंक का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं उसका हारा हुआ फेस का एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि चिंता मत करो, वो नेक्स्ट है तो तुम बस देखते रहो, नेक्स्ट वो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करेगा। और फिर हम उस पहले वाले टीचर को देखते हैं जो कि कहता है कि ठीक है तो मैं अब नेक्स्ट एग्जामिनीज के सेट को इनवाइट करता हूँ। और हम देखते हैं कि एमसी और जियावी इस बैटलफील्ड की तरफ जाने लगते हैं और तभी उनके सामने भी एक बड़ा सा गेट ओपन होता है और हम देखते हैं कि एमसी कुछ देखकर शॉक हो गया होता है और एमसी देखता है कि उनके सामने ब्लैक माउथ बग का एक आर्मी आ रहा होता है और ये डिफिकल्टी लेवल 10 होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे बग मॉन्स्टर्स एमसी और जियावी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो एमसी अभी भी शॉक होता है। तभी जियावी कहती है कि हम स्टेज 1 पे हैं फिर भी डिफिकल्टी लेवल 10 क्यों है। तो हम एरेना के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये ऑफिशियल टारगेटिंग है, इसमें तो अब और भी मजा आ रहा है। और वो स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि वो इसका हकदार है, उसने एक ई रैंक के स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट को किया है। और वो लोग कहते हैं कि तुमने अपना शो ऑफ के चक्कर में एक ई रैंक का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर हम देखते हैं कि तुम इसे किस तरह संभालते हो। तो फिर वो टीचर बाकी स्टूडेंट से कहता है कि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से होते हैं और ट्रिपल एस रैंक के हिसाब से इनका डिफिकल्टी लेवल 10 गुना ज्यादा है। और फिर वो टीचर अपने पास्ट को याद
बात कर रहा होता है कि जाओ उससे कहता है कि असेसमेंट के दौरान एमसी का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा बढ़ा देना और उसे पास मत होने देना। और वो टीचर मन में ही सोच रहा होता है कि इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन गलत पर्सन के साथ खिलवाड़ करने का अपना ही नुकसान होता है। और हम देखते हैं कि एमसी के ऊपर वो सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। तभी एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि जो भी है सामने रखो। और हम देखते हैं कि एमसी ने जियाओ वी को एक स्वॉर्ड में बदल भी दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपना म्यूजिकल अटैक करने लगता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर दूर फिक रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि ये सब देखकर उस एरेना में सारे स्टूडेंट शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि इसने इसे सेकंड में कर दिया, क्या वो सचमुच में एक ई रैंक का स्पिरिट है। और एक लड़की कह रही होती है कि अगर वो एक ई रैंक का स्पिरिट है तो फिर मैं कौन हूँ, मैं एक ई रैंक से भी बदतर स्पिरिट हूँ। और हम उन डिस्ट्रिक्ट के हेड्स को देखते हैं जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और उनमें से सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर कौन है ये। और हम फर्स्ट सिटी के हेड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इतने सारे ब्लैक माउथ बग को मारने में मुझे 30 सेकंड लगे थे, लेकिन इसने एक ही सेकंड में मार दिए, आखिर ये कौन है। अभी सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि हालांकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस एग्जाम के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पहले से ही इस एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुकी है। तो हम जाहू को देखते हैं जो कि खुद को सेव करने के लिए कहता है कि ये हमारी डीप ब्लू सिटी का एक टेम्पररी एडिशन है और हम चाहते हैं कि यूथ अपने टैलेंट को वेस्ट ना करे, इसीलिए हमने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया है ताकि कोई भी टैलेंट वेस्ट ना हो और कोई भी बैड एग्जाम्पल सेट ना करे। और हम देखते हैं कि जाहू गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि लालत है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि तुम अब 20 ब्लैक मौत बग से कैसे फाइट करते हो। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड कहते हैं कि ये ठीक ही है, हमारे एग्जाम के टाइम में भी डिफिकल्टी लेवल ऐसा ही होता था, ये छोटे लोगों को पहले ही अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देना चाहिए था। तभी और एक टीचर कहता है कि खैर मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे का लिमिट्स कहाँ तक है। तभी हम एमसी का सीन देखते हैं और उस एरेना में अनाउंसमेंट होता है कि डिफिकल्टी लेवल 2 को स्टार्ट किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि एमसी के सामने 20 स्पाइडर टाइप के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और एमसी अपना अटैक करने लगता है। एमसी बताता है कि ये दिल तोड़ने वाला गाना है, जीवन नासी के टाइम पर जीवन साथी कहाँ मिलेगा। और एमसी यही सब कह रहा होता है और अपने अटैक को करने लगता है। और हम देखते हैं कि एमसी के उस अटैक की वजह से एक ब्लू लाइटनिंग वेव एमसी के आसपास आ जाती है और वो सारे लाइटनिंग वेव्स सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि सारे मॉन्स्टर्स डिफीट हो रहे होते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि क्या ये सब काफी नहीं है। और हम एरेना में सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एमसी के पावर को देखकर कह रहे होते हैं कि अरे बाप रे, ये तो पागलपन है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि ये पागलपन है, ये ऑफिसर्स के मुंह पर सीधा तमाचा है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तभी हम डिस्ट्रिक्ट के हेड्स का सीन देखते हैं जिसमें से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एमसी के पावर्स को देखकर और वो कह रहा होता है कि मैं इसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए ले जाऊंगा। लेकिन फिर हमें थर्ड डिस्ट्रिक्ट के हेड को दिखाया जाता है कि पहला डिस्ट्रिक्ट एक मौत का रास्ता है और नए लोगों को वहां ले जाकर कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए नए लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट में जाए और पहले बड़े हो जाए। और फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि क्या तुम किसी को चुराना चाहते हो। तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि भाभी आज यहाँ पर नहीं है तो फिर मुझे तुमसे अकेले डर नहीं लगेगा। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि बहुत दिनों से तुम्हें पीटा नहीं गया है तो तुम्हें आज खुजली हो रही है ना। और वो दोनों ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं। तभी हमें फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के हेड को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को शांत करने लगता है और वो कहता है कि तुम दोनों का डिस्ट्रिक्ट हमला करने के लिए मेन प्लेस है, उसमें से कोई भी जाने के लिए अच्छी जगह नहीं है, आप उसे हमारे फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं जाने देते हैं और खंडरों की खोज शुरू नहीं करते हैं पहला। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के हेड उस फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के हेड के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर उन तीनों को शांत कर देता है और कहता है कि ठीक है अब बहस करना बंद करो। और शायद से ये टीचर इन सब में सुप्रीम है, इसीलिए ये सब है जो कह रहा होता है कि हमारे सुपर हीरोज के रिक्वेस्ट पर इस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एरेना में 10 सेकंड ऑर्डर के जायंट लिजार्ड आ रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उसी के साथ 10th इलेक्ट्रिक बर्ड्स भी सेकंड ऑर्डर के आ रहे होते हैं और उन मॉन्स्टर्स को देखकर सारे ऑडियंस शॉक हो रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि 20 सेकंड ऑर्डर के मॉन्स्टर्स, क्या ये डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। और वो कह रहे होते हैं कि जायंट लिजार्ड डिफेंस करेंगे और थंडर बर्ड्स अटैक करेंगे। इस तरह के कॉर्पोरेशन में सेकंड लेवल का स्पिरिट मास्टर को भी हैंडल करने में प्रॉब्लम होगा। और हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि बस इतना ही, मैं इसमें भी अच्छा दिखाऊंगा। और फिर हमें वांग और जियाओमी को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी भी अपना अटैक करता है और एमसी के अटैक से वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सारे सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो सोल्जर्स जायंट लिजार्ड को मारने लगते हैं। तभी
दिखाया जाता है कि थंडरबर्ड्स उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे सोल्जर्स वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं और एमसी के ऊपर भी थंडरबर्ड्स अटैक कर देते हैं। तभी एमसी उन अटैक को डॉज करते हुए भागने लगता है और फिर एमसी और एक अटैक करता है जिसका नाम फॉर्मेशन ब्रेकिंग सॉन्ग होता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और एमसी एक जंप करता है जिसे देखकर वहां के सारे ऑडियंस ऑफ हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आखिर एमसी थंडरबर्ड के अटैक्स को डॉज भी कर पा रहा है और उन्हें काउंटर अटैक भी कैसे कर रहा है। और वो कह रहे होते हैं कि एमसी अपने फर्स्ट लेवल के स्पिरिट मास्टर की बॉडी से उतने सारे सेकंड ऑर्डर के मॉन्स्टर्स को कैसे हरा सक रहा है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स एमसी को घेर लेते हैं। तो फिर एमसी अपना अटैक करने लगता है और एमसी के अटैक से फिर से एक येलो वेब सा आ जाता है और वो वेब सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। लिजार्ड मॉन्स्टर और थंडरबर्ड दोनों को साथ में ही मार देते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे ऑडियंस कह रहे होते हैं कि वो फिर से जीत गया और वो लोग कह रहे होते हैं कि आज के समय पर मॉन्स्टर से भी ज्यादा मॉन्स्टराइज पीपल हैं। ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और फिर हम वॉन्ग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस आदमी ने अपने अंदर कितनी पावर को छुपाई रखी है। तभी एमसी से वो एग्जामिनर कहता है कि डिफिकल्टी लेवल 3 कंप्लीट हो गया है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उन डिस्ट्रिक्ट के हेड्स को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट के हेड बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसमें से एक हेड कहता है कि वो सचमुच में अनबिलीवेबल है, उसने 2 अटैक्स में ही जायंट लिजार्ड और थंडरबर्ड्स को डिफीट कर दिया। तो दूसरा हेड कहता है कि उसकी म्यूजिकल एबिलिटी अथा है जिसकी वजह से 10 टाइम्स स्पीड बढ़ जाती है। और फिर हम उनके पीछे वो टीचर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि एमसी के साथ क्या जिया हुई सिर्फ एक ई रैंक की स्पीड है, सचमुच में ये पॉसिबल हो सकता है। तभी उस टीचर के पास एक पर्सन आता है तो वो टीचर पूछता है कि क्या तुम आ गए। तो फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो उस टीचर से कहता है कि मास्टर क्या ऑर्डर है। तो वो टीचर कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्टेड स्पीड की रैंक को तुम पता कर सकते हो, तो जल्दी से चेक करो कि जिया हुई की रैंक क्या है। तो वो पर्सन कहता है कि मैंने पहले ही चेक कर लिया है लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, शायद उसकी सिचुएशन भी मिस लिन जैसी है। तो वो टीचर कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मिस लिन जैसे अवेकनिंग स्टोन से उसे ई रैंक से पहचाना गया है लेकिन उसके कंसोलेशन को अभी तक नहीं पहचाना गया है। फिर वो टीचर कहता है कि हालांकि वो इतनी पावरफुल है क्योंकि उसने हान जान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अगर ये सच है तो फिर मिस लिन को हान जान से मिलना जरूरी है। फिर वो टीचर उस पर्सन से पूछने लगता है कि वैसे मिस लिन का इस ई रैंक का स्पिरिट टैलेंट कौन सा है। तो वो पर्सन कहता है कि सैनोन कैड्रॉन। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस एग्जामिनर से कहता है कि टीचर मैं इस एग्जाम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो वो टीचर एमसी से पूछता है कि क्या सचमुच में तुम श्योर हो। तो एमसी कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी के सामने टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार्ट कर दिया जाता है जिसमें कि और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं। तो उन सभी मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन दिखाया जाता है कि एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में डिफीट कर देता है। और फिर एमसी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी लिमिट्स कहाँ तक हैं। और फिर एमसी एक विंड टाइप का अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एमसी ने डिफिकल्टी लेवल 5 को पास कर लिया है, डिफिकल्टी लेवल 6 को भी पास कर लिया है, डिफिकल्टी लेवल 7 और 8 को भी पास कर लेता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर कर एक जगह पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वो एग्जामिनर आता है और एमसी से कहता है कि तुमने लगातार 9 राउंड जीत चुके हैं तो तुम अब रुक सकते हो। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ और डिफिकल्टी लेवल 10 को चैलेंज करना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एग्जामिनर एमसी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जब से असेसमेंट स्टार्ट हुआ है कोई भी एग्जामिनी 10th लेवल पर सक्सेस नहीं हुआ है। और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो शॉक होते हुए कह रहा होता है कि एमसी सचमुच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो हाल ही में अवेकन हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 10th लेवल पर जीत पाएगा, उसके लिए ये इम्पॉसिबल है। और गाइस हान जान एमसी का ही नाम है, अगर मैं एमसी की जगह हान जान कह दूं तो फिर तुम लोग समझ जाना। और वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि डिफिकल्टी लेवल 10 इस असेसमेंट टेस्ट का लास्ट स्टेज है और इसमें एक 3rd लेवल का मॉन्स्टर है, अगर एमसी मरना नहीं चाहता तो फिर उसे अभी हार मान लेना चाहिए। और हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो असेसमेंट सिस्टम, जब मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया था तो मैंने 9th लेवल तक ही चैलेंज किया था। और वो टीचर अपने पास्ट को याद करने लगता है, फिर कहता है कि लेकिन ये तो 100 सालों में एक नया रिकॉर्ड था। फिर हम सेकंड
डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये स्टूडेंट सचमुच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट में ही शामिल होना चाहिए। और फिर हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड से कहता है कि क्या तुम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से कॉम्पीट करना चाहते हो इसके लिए। तो फिर हम सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्यों नहीं। और फिर हम एमसी और उस एग्जामिनर को देखते हैं। एमसी अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है और वो एग्जामिनर कह रहा होता है कि अगर तुम इस चैलेंज के लिए ज्यादा जोर दोगे तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी करंट सिचुएशन में तुम्हारे लिए इस चैलेंज को जीतना इम्पॉसिबल है। तो एमसी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और एमसी कहता है कि मुझे फिर से शुरू करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तो वो एग्जामिनर एमसी से कहता है कि असेसमेंट का एक रूल है कि असेसमेंट के दौरान 5 मिनट से ज्यादा का आराम नहीं मिलता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को रिलीज करते हुए उस टीचर से कहता है कि बस मुझे एक गाने का टाइम दे दीजिए। और हम देखते हैं कि एमसी की बॉडी से बहुत ज्यादा मैजिक रिलीज हो रहा होता है और एमसी को देखकर सब हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या बात है, एमसी अपने स्पिरिट के मैजिक को रिकवर कर रहा है। और वो सब लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि अटैक, सपोर्ट और हीलिंग सचमुच में वो स्पिरिट ऑलराउंडर है। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि सचमुच में वो एक अनक्रेडिबल कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। और फिर हम उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जिनका मैजिक पावर आपस में टकरा रहा होता है। तभी सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि एमसी को आज सेकंड डिस्ट्रिक्ट में ही आना होगा। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि क्या सचमुच में, तो फिर देखते हैं कि आज कौन जीतता है, जो जीतेगा एमसी उसी के साथ जाएगा। तभी उनके पास फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट का हेड आ जाता है और उनसे कहता है कि सचमुच में क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को तुम लोगों के पास भेजना अच्छा होगा जो स्पिरिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और खुद की इंजरीज को हील कर सकता है। तभी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड उससे कहता है कि क्या तुम भी हमसे कॉम्पीट करने के लिए आए हो। तो वो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि एमसी को मेरे साथ जाने दो। अगर वो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो फिर वॉर के टाइम पर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर की मौत 3% तक कम हो जाएगी। तभी हम फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को रिलीज करते हुए उस फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट के हेड को डराने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड टीचर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि दक्षिया के मेजर 8 डिस्ट्रिक्ट्स उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसने की वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और फिर बताया जाता है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वॉर में फाइट करने के में बहुत अच्छे हैं और सेकंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करने में बहुत अच्छे हैं और थर्ड डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी को एक्सपेंड करने में बहुत अच्छे हैं और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने में अच्छा है और फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट बाकियों को बचाता है और सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट की प्रोटेक्शन करता है और सेवेंथ डिस्ट्रिक्ट सीज को पार करवाता है और एथ डिस्ट्रिक्ट पर्दे के पीछे रहता है। और ये 8 मेजर डिस्ट्रिक्ट दीक्षिया के पिलर्स है और वो मेजर डिस्ट्रिक्ट दीक्षिया के लोगों के लिए आसमान को ऊपर उठाते हैं। तभी वो टीचर कहता है कि मैंने अक्सर 9th डिस्ट्रिक्ट बनाने का सोचा है लेकिन मैंने अपना पहला कदम अभी तक नहीं उठाया था। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड उस टीचर से पूछता है कि क्या आप सचमुच में 9th डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाहते हैं। और फिर हम सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि एमसी क्या सचमुच में इसके लिए काबिल 10 का बीस्ट एमसी की तरफ आ रहा होता है। तभी फिर हम उस एग्जामिनर को देखते हैं जो कि उस बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और एमसी से कहने लगता है कि लेवल 10 का टेस्ट शुरू हो चुका है, अगर तुम इसके अटैक को 3 मिनट तक सरवाइव कर लेते हो तो फिर तुम्हें पास कर दिया जाएगा। फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर से रॉर करता है और उसके रॉर की वजह से वहाँ पे एक तूफान सा आ जाता है और स्टेडियम में सारे स्टूडेंट्स हवा में उड़ रहे होते हैं और वो सारे स्टूडेंट एमसी को देखकर कह रहे होते हैं कि वो इसके अटैक्स को डॉज क्यों नहीं कर रहा, क्या वो पागल है, वो 3rd लेवल का मॉन्स्टर है, एमसी वहाँ से भाग क्यों नहीं रहा है। फिर हमें एमसी और जियावी को दिखाया जाता है। एमसी जियावी से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, तो जियावी कहती है कि हाँ, तुम्हारे डिसीजन पे मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, चाहे वो कोई सा भी डिसीजन क्यों ना हो। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी वो बीस्ट एमसी के ऊपर अटैक करता है तो दिखाया जाता है कि एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस बीस्ट के अटैक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है और फिर एमसी एक विंड टाइप का अटैक करने लगता है जिससे कि स्टेडियम में खड़े सारे लोगों के कपड़े उड़ने लगते हैं और ये पर्सन का विग भी उड़ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये कितना पावरफुल अटैक है। फिर हमें उस स्टेडियम में कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी ने अपने अटैक को रेडी कर लिया होता है और एमसी अपना अटैक को उस बीस्ट के ऊपर कर देता है। फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जिसे वो अटैक जैसे ही लगता है वो बीस्ट चिल्लाने लगता है और एमसी के अटैक के वजह से वो बीस्ट भी हवा में उड़ने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो बीस्ट एमसी के एक ही अटैक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें कुछ
स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं ये देखकर, और वो कह रहे होते हैं कि क्या एमसी पास हो गया, वो एक थर्ड लेवल का बीस्ट मॉन्स्टर था, ये इतना अबनॉर्मल है कि अब शायद इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। और फिर हम वांग और जियाओमी को देखते हैं। वांग कह रहा होता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और जियाओमी कह रही होती है कि एमसी ने सारे स्पॉटलाइट को अपनी तरफ कर लिया है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है और एमसी के मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। तो एमसी कह रहा होता है कि जबरदस्ती चिथर के हाई लेवल को यूज करने के लिए हमें ब्लैक प्लस का सामना करना पड़ता है। तभी फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है और एमसी के सामने एक डिस्ट्रिक्ट का हेड अपीयर होता है और एमसी से कहता है कि तुमने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है, जिसके लिए एमसी को कांग्रेचुलेशन भी करता है। और वो कहता है कि एमसी अब सेकंड टेस्ट के स्पेस पर एंटर कर चुका है। तो एमसी उस पर्सन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है और एमसी से कहता है कि मैं सेकंड बैटल जोन को चार्ज करता हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब पूछने के लिए आया हूँ। और फिर वो हेड एमसी से पूछने लगता है कि तुम्हारे हिसाब से फाइनल विक्ट्री किसे मिलेगी, जर्क को या फिर ह्यूमैनिटी को। तो एमसी कहता है कि जर्क जीत सकता है लेकिन ह्यूमैनिटी हार नहीं मानेगी। तो वो हेड एमसी से कहता है कि एक इंटरेस्टिंग आंसर, तो तुम एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के तौर पर किसके लिए लड़ रहे हो। तो एमसी कहता है कि जर्क को हमारे होमलैंड को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए लड़ रहा हूँ ताकि ह्यूमैनिटी पीसफुली उन होमलैंड्स पर रह सके, और उसके अलावा दाजिया का फ्लैग हर जगह पर फहराया जाए और दाजिया की ग्लोरी को वापस से रिस्टोर कर पाऊं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो टीचर आ जाता है और एमसी से पूछता है कि यंग मैन, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो। तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड एमसी से बताता है कि इस पर्सन का लास्ट नेम ली है और फर्स्ट नेम सुटोंग है। तो एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि ली सुटोंग ये तो ली फैमिली से है, जो कि दाजिया की मोस्ट ऑफ द पावरफुल फैमिली में से एक है। और फिर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि करीबन 100 साल पहले 3 जर्क लीडर्स वॉर में शामिल हो गए और वो दक्षिया को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने लगे, जिससे कि दक्षिया नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया था। और उस क्रिटिकल मोमेंट में ली सुटोंग अकेले ही उन तीनों जर्क लीडर से फाइट की और उन्हें मार डाला और दक्षिया को नष्ट होने से बचा लिया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी उस टीचर से एक्साइटेड होते हुए पूछने लगता है कि क्या मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ। तो वो टीचर एमसी से कहता है कि हाँ बेशक, अगर तुम इच्छुक हो तो फिर तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी उस टीचर को ग्रीट कर रहा होता है। तो वो टीचर एमसी से कहता है कि तुम उनमें से किसी से भी ज्यादा मेरे स्वाद के अनुपात हो। और फिर वो टीचर एक रिंग को निकाल लेता है और एमसी से कहता है कि क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है तो फिर मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर वो टीचर एमसी को अपना रिंग देने लगता है और कहता है कि ये 9th स्टेज के जर्क एम्परर का बोन से बना हुआ रिंग है और इस रिंग में स्टोरेज स्पेस है। और एमसी जर्क एम्परर बोन्स सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। और फिर हमें उस रिंग के बारे में बताया जाता है। उस रिंग के अंदर एक टेरिफाइंग ऑरा है और एमसी कह रहा होता है कि यहाँ तक कि जर्क एम्परर के मरे हुए बोन्स में भी इतना पावर है तो फिर एक जिंदा जर्क एम्परर में कितना पावर होगा। और फिर वो टीचर एमसी से कहता है कि ये रिंग तुम्हें लो लेवल के जर्क से बचाएगा, लेकिन जब तुम एक स्ट्रॉन्ग जर्क से फाइट करोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने में अपना डिजायर दिखाएगा, और अगर तुम इसके लिए चिंतित हो तो तुम इसे नॉर्मली मत पहनना। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत एक्साइटेड होते हुए उस रिंग को पहन लेता है और कहता है कि ये मेरे मास्टर की तरफ से दिया गया गिफ्ट है तो मुझे इसे पहनना है। और हम उस टीचर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हंसने लगता है और एमसी से कहता है कि हाँ ये ठीक है। और फिर वो टीचर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगता है कि तुम उन डरपोकों जैसे नहीं हो जो ये रिंग लेने का हिम्मत भी नहीं रखते हैं। तो फिर वो टीचर एमसी से कहने लगता है कि खैर बात बहुत हो गई, तुमने और उस छोटी लड़की ने अभी अभी अपने एग्जाम को पास किया है और अपने बहुत ज्यादा ओरा को भी इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज एक अच्छे लंच के लिए बाहर ले जाऊंगा। फिर हमें एक होटल को दिखाया जाता है और फिर हम उस होटल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी, जियाओई और वो टीचर होते हैं। तो वो टीचर एमसी से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स को भी यहाँ पे आने के लिए कहा है ताकि तुम उन्हें अच्छे से जान सको। तभी हम वहाँ पे सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं। वो एमसी से अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं सेकंड डिस्ट्रिक्ट का वॉर जोन में चार्ज हूँ और मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। फिर एमसी सारे डिस्ट्रिक्ट के हेड से इंट्रोडक्शन करवाता है। तो फिर एमसी खड़ा हो जाता है और सब लोगों से ग्रीट करने लगता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम एक फैमिली की तरह है तो तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं
नहीं है। फिर हम 2 डिस्ट्रिक्ट के हेड्स को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि बाकी के ब्रदर्स अभी नहीं आए हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट का हेड अभी बॉर्डर पर है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। और एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि 7th ब्रदर अभी विदेश में है, इसीलिए तुम उसे कुछ समय तक नहीं देख पाओगे। और 8वां ब्रदर। तभी एमसी के सामने एक डिस्ट्रिक्ट का हेड अपीयर होता है और वो एमसी से कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। और वो डिस्ट्रिक्ट का हेड एमसी को अपना नंबर देता है और कहता है कि खतरे के टाइम पर मुझसे कांटेक्ट करना, याद रखना कि लोगों को हमेशा एक ही मौका मिलता है। फिर दिखाया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट का हेड वहीं से डिसअपियर हो जाता है और ये देखकर एमसी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और एमसी कह रहा होता है कि 8th ब्रदर का पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है। तभी हम देखते हैं कि 2nd डिस्ट्रिक्ट का हेड एमसी को एक मार्शल आर्ट टेक्निक वाला बुक देता है और कहता है कि इसमें मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं और वॉर से भी बहुत कुछ रिलेटेड है, तो फिर तुम इसे ले लो। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी भी उस बुक को ले लेता है और सभी सीनियर्स को थैंक यू करता है। तभी वहाँ पर और एक वुमन आती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम मेरी पीठ पीछे हॉट पॉट को खाने से नहीं डरती हो। और फिर हम एमसी और जियावी को देखते हैं और वो वुमन जियावी की आंटी होती है। फिर हम देखते हैं कि जियावी की आंटी जियावी से कह रही होती है कि तुम हमारे घर में खाना खाया करती थी और अब जब तुमने पैसे कमा लिए हैं तो फिर तुम हमारे पीछे एंजॉय कर रही हो। तो हम देखते हैं कि जियावी अपनी आंटी से कह रही होती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जियावी की आंटी जियावी पर अटैक करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह एमसी जियावी की आंटी का हाथ को पकड़ लेता है और उसे जियावी को मारने से रोक लेता है। इसी को देखकर जियावी की आंटी एमसी से कह रही होती है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने जियावी को धोखा दिया है। तो एमसी उस आंटी से कहता है कि तो क्या आप क्या करना चाहते हैं। तो जियावी की आंटी कहती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, जाहिर है कि मैंने जियावी को बहुत लंबे समय से पाला है तो फिर मुझे कंपनसेशन चाहिए। और हम देखते हैं कि जियावी अपनी आंटी की बातों को सुनकर गुस्सा कर रही होती है। तो फिर जियावी अपनी आंटी को चिल्लाकर समझाने लगती है, लेकिन तभी हम उसके आंटी को देखते हैं जो जियावी से कहती है कि जियावी तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर सकती हो, लगता है कि तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो क्योंकि तुमने कुछ एग्जाम्स को पास कर लिए हैं। और फिर वो जियावी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मेरा न्यू 4th डिस्ट्रिक्ट पर है, अगर तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत किया तो फिर मैं तुम्हें इस स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में रहने के लिए इम्पॉसिबल कर दूंगी। तभी हम 4th डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो उस आंटी से कहती है कि रुको आपने 4th डिस्ट्रिक्ट कहा। तभी जियावी की आंटी 4th डिस्ट्रिक्ट के हेड को ही कह देती है कि तुमसे क्या मतलब, तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि जियावी की आंटी उस टीचर से भी कह देती है कि शायद से तुम एमसी के ग्रैंडपा होगे। और ये सब सुनकर 2nd डिस्ट्रिक्ट का हेड बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। और फिर जियावी की आंटी उन सबसे कहने लगती है कि अगर आप जियावी को ले जाना चाहते हैं तो फिर मुझे दहेज, घर और कार देना होगा और सारे चीज मेरे नाम पर होना चाहिए। और वो सबको डराने के लिए कहने लगती है कि मेरे रिश्तेदार 3रे, 4थे और 5वें डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, अगर तुम लोगों ने मुझे ये सब नहीं दिया तो मैं तुम लोगों के रहने लायक लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल कर दूंगी। और हम देखते हैं कि उस टीचर को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। तो वो टीचर उन डिस्ट्रिक्ट हेड से कहने लगता है कि तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, वो मुझे ओल्ड मैन कह रही है, तुम लोगों ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं स्टार्ट की है। और हम देखते हैं कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग कॉल पर छानबीन करने लगते हैं। तभी फिर हमें उस आंटी को दिखाया जाता है जो उन सबसे कह रही होती है कि तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे पास वहाँ पर भी लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि उस आंटी का फोन बजने लगता है। तो वो आंटी उस फोन को उठाती है और उस फोन में कहती है कि अरे अंकल आपके पास आज मेरे लिए टाइम कैसे है। तो उसके अंकल कह रहे होते हैं कि क्या तुम कुतिया हो, तुम हमारी पूरे फैमिली को मरवाना चाहती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अब हमारा उन 2 फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी हम उस टीचर को देखते हैं जो कि बहुत गुस्साते हुए उस आंटी से कह रही होती है कि तुमने कहा कि तुम्हारा वहाँ पर लोग है लेकिन अब क्या तुम्हारा वहाँ पर कोई नहीं है। तो फिर हम जियावी की आंटी को देखते हैं जो कह रही होती है कि अंकल न्यू आओ। तभी उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम मरना चाहती हो तो फिर मर जाओ लेकिन हमें नीचे घसीटने की कोशिश मत करो, और मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम एमसी और जियावी के साथ खिलवाड़ मत करो। और हम देखते हैं कि ये सुनकर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियावी की आंटी का फोन गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि जियावी की आंटी जमीन पर बैठी होती है। तभी उस होटल का वेटर आता है और उसकी आंटी से कहता है कि आप यहाँ पर और परेशानी मत कीजिए। तो उसकी आंटी उन वेटर से कहते हैं कि क्या परेशानी, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं इसे और नहीं होने दूंगी। और फिर वो आंटी वहीं पर रोने लगती है और उन वेटर से कहते हैं कि आओ और देखो स्पिरिट मास्टर्स एक ऑर्डिनरी पर्सन को बुली कर रही है और मुझे मारने की धमकियां भी दे रही है। और ये देखकर एमसी और जियावी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। और तभी हम उस टीचर को देखते हैं जो कि एक अटैक
अटैक करता है उस आंटी पर और कहता है कि ये बहुत ज्यादा नॉइसी है, और हम देखते हैं कि वो अटैक उस आंटी को लगता है, लेकिन फिर सीन कट होता है और फिर हम जियावी को देखते हैं जो कि उस टीचर से माफी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए टीचर, ये सब मेरी गलती है। तो फिर वो टीचर जियावी से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं देता हूँ, तुम्हारे माता पिता नहीं है, लेकिन अब से एमसी तुम्हारा बड़ा भाई और मैं तुम्हारा परिवार होंगे, और उसके अलावा तुम अब उस आंटी के घर मत जाना, तुम और एमसी अब मेरे साथ रह सकते हो मेरे घर में। तो हम जियावी को देखते हैं जो खुश होते हुए अपने टीचर को थैंक यू कहती है। तभी फिर टीचर जियावी से कहती है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम खाना खाओ। फिर वो टीचर सबसे कहता है कि 9 ग्रेड के खाना को खाने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है, और वो कहता है कि बीच का ग्रेड हॉटपॉट के डिश के लिए है जिन्हें हॉटपॉट में डालने के तुरंत बाद ही खाया जाता है, और बाकी के 4 ग्रेड खाना पकाने के लिए है, और कॉर्नर के 4 छोटे ग्रेड्स स्टूइंग के लिए हैं जो लंबे समय तक खाना पकाने के लिए होते हैं। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने टीचर से पूछता है कि मास्टर मेरा क्या मैं साबु साबु उबला हुआ या फिर एक स्टूइज पर्सन हूँ। तो वो टीचर एमसी से कहता है कि मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना रास्ता होता है, कोई भी अपने फ्यूचर के लिए निश्चिंत नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। और फिर एमसी अपने टीचर की बात को सुनकर कहता है कि अपना रास्ता। तभी हम उस टीचर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा पोर्क बेली कहाँ गया, मेरा बीफ कहाँ है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो ये सब इकट्ठा कर लेता है, और एमसी अपने टीचर के सारे खाने को छुपाते हुए कह रहा होता है कि हमारे ब्रदर्स के स्पिरिट्स यानी कि उनके वाइफ यहाँ क्यों नहीं है। तभी हम सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो एमसी से पूछता है कि तुम दोनों अभी तक साथ में नहीं सोए हो ना, और ये सुनकर जियावी शर्मा रही होती है, और फिर वो बताने लगता है कि तुम लोगों का काम होने के बाद कुछ ऐसे एबिलिटीज है जो कि ज्यादा पावरफुल तो नहीं लेकिन वो बहुत काम के होते हैं, और तुम उसे यूज भी कर सकते हो अगर तुम लोगों ने अपने काम को पूरा कर लिया तो। और मैं किस काम के बारे में बात कर रहा हूँ ये तो तुम जानते होगे। और फिर बताया जाता है कि स्पिरिट्स के 2 टाइप्स होते हैं, पहला तो मैटेरियलाइज्ड और दूसरा ह्यूमनाइज्ड। और फिर वो सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि तुम्हारी भाभियां अभी ह्यूमन फॉर्म में हैं और हमारे लिए हमारी पोजीशन को संभाल रही है। तो एमसी शौक होते हुए कहता है कि क्या स्पिरिट मास्टर के बिना भी अलग अलग होकर लड़ सकती है। तो जियाओ भी शर्माते हुए कहती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब आपने पहले ही सिस्टम किया है। तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड एमसी से कहता है कि इस टॉपिक में बोलते हुए मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या जियावी सचमुच में एक ई रैंक की स्पिरिट है। तो एमसी सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड से कहता है कि अगर ईमानदारी से कहूँ तो जियावी स्टार्टिंग में एक ई रैंक की स्पिरिट थी, लेकिन वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक ट्रिपल एस रैंक की स्पिरिट बन गई है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे डिस्ट्रिक्ट के हेड्स बहुत ज्यादा शौक हो गए होते हैं, और वो कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, तुम्हारे पास ऐसा क्षमता है। तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनसुना सा है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो उन डिस्ट्रिक्ट के हेड से कह रहा होता है कि सारे लोगों को लगता है कि मैं रैंडमली स्पिरिट को चुनता हूँ, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी स्पिरिट के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। और फिर एमसी बताता है कि मेरी टैलेंट की वजह से अगर मैं ऐसी स्पिरिट से मिलता हूँ जिसके पास डिविनिटी है, तो फिर चाहे वो लो ग्रेड के ही क्यों ना हो मैं उसे मिस नहीं करूंगा। और फिर एमसी बताता है कि फोक्सी जितर के अलावा भी 9 और डिवाइन वेपन्स हैं। तो फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो उन सबसे कहता है कि हमारे अलावा और किसी को भी ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए। और फिर सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड से कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम एमसी और जियावी को टॉप सीक्रेट पर सेट कर देना ताकि उस तक कोई भी ना पहुंच सके। तो हम देखते हैं कि सेकंड डिस्ट्रिक्ट का हेड भी इसके लिए मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट के हेड्स खड़ा हो जाते हैं और उस टीचर से कहते हैं कि टीचर हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, जर्क के खिलाफ लगातार 19 लड़ाइयाँ जीती है और हमने 6 खोए हुए प्लेस को जीत लिया है, जिसमें से ग्रेट जिया का 20% प्लेस बढ़ गया है। और फिर बताया जाता है कि इस साल जर्क प्रकोप के कारणों से भी जांच में भी प्रगति हुई है। तो हम उस टीचर को देखते हैं जो खुश हो जाता है और खड़े होते हुए सबसे कहता है कि अच्छा है, ये सब तो बहुत रोमांचक खबरें हैं। और फिर वो लोग चेस करते हैं और कहते हैं कि तो फिर चलो महान महान जिया के भविष्य के लिए पीते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी और जियावी अपने मास्टर के साथ उनके घर जा रहे होते हैं। तभी एमसी अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या आप नशे में नहीं है। तो वो टीचर कहता है कि तुम लोग मुझे कम आंक रहे हो। फिर वो टीचर एमसी से कहता है कि इस बात का चिंता मत करो कि मैं नशे में हूँ या नहीं, क्यों ना हम पहले तुम्हारे नए घर में एक नजर डाल लें। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो उस घर को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने टीचर से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका घर सैनलॉन सिटी में भी है। तभी वो टीचर एमसी से कहता है कि ये शहर मेरी वाइफ की मृत्यु भूमि है। तो एमसी सोचने लगता है कि मास्टर की वाइफ कहाँ है, आखिर वो मास्टर के साथ क्यों नहीं है। तो फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि वो फाइटिंग करते हुए मारी गई
और फिर वो टीचर बताता है कि दुनिया सिर्फ ये जानती है कि ली सुटोंग ने जुआर को मोड़ दिया और तीनों जर्क एम्परर्स को मार डाला, लेकिन वो इनका नाम भी नहीं जानती है और उसके बिना मैं क्या हूँ। तो फिर एमसी अपने टीचर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपकी वाइफ का जिक्र करके आपको दुखी नहीं करना चाहता था। तभी वो टीचर एमसी से कहता है कि फ्यूचर में जियावी के साथ अच्छा बिहेव करना, वो सिर्फ एक स्पिरिट नहीं है और ना ही वो एक लड़ाई की वेपन है, और वो भी हमारी ही तरह मांस और खून वाले ह्यूमन ही है। तो फिर एमसी अपने टीचर को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं जियावी को बहुत ज्यादा संयोग कर रखूंगा। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो अपने टीचर से कहता है कि मास्टर क्या आप अपनी वाइफ का नाम बता सकते हैं। फिर एमसी कहता है कि जब तक आपकी वाइफ का नाम एक भी पर्सन याद रखेगा तब तक दुनिया उसे नहीं भूलेगी। तो फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो खुश होते हुए एमसी से कहता है कि सचमुच में तुम इस दुनिया से बहुत अलग हो, तुम मेरे पसंद से मिलते जुलते हो, और उसका नाम लिनमय है। और फिर हम उस टीचर के पास्ट को देखते हैं और वो कह रहा होता है कि उस हिस्टोरिकल फाइट में मैंने एक जर्क एम्परर को मार डाला और वो 2 जर्क एम्परर को मारने तक और खुद मरने तक लड़ी। और फिर वो टीचर कहता है कि अगर वो अभी जिंदा होती तो फिर वो जिया साम्राज्य को बचाने के लिए मुझसे ज्यादा सम्मान पाने के योग्य होती। तो फिर वो टीचर एमसी से कहता है कि देर हो रही है तो फिर जाओ और अपने पसंद का कमरा ढूंढो और आराम करो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि गार्डन में स्टार को देखते हुए, और वो कह रहा होता है कि जियाओ में आखिर मुझे अब याद भी नहीं है कि हम लोगों ने साथ में कब मून को देखा था। तभी उस मास्टर को एमसी आवाज देता है तो वो मास्टर देखता है तो एमसी और जियावी भी वहीं पे आ रहे होते हैं। और एमसी अपने मास्टर से कहता है कि अब मास्टर की वाइफ यहाँ नहीं है तो फिर हम मास्टर के साथ चांद देखने के लिए चलेंगे। तो फिर हम उस मास्टर को देखते हैं जो खड़ा होते हुए एमसी से कहता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे अपने उस टाइम का याद आता है जब जियाओ, ओमी और मैं छोटे थे। और फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहता है कि हालांकि अगर तुम अपने पसंदीदा लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर पर्याप्त पावर होना जरूरी है। और फिर वो टीचर एमसी से कहता है कि आगे मैं तुम्हें अपना पर्याप्त श्रेष्ठ टैलेंट को दिखाऊंगा। और फिर वो टीचर बहुत जोर से चिल्लाता है और एक पेड़ के ऊपर पंच करता है और उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वो पेड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो टीचर एमसी से कहता है कि इस टेक्निक को बाकी क्वान कहा जाता है। और फिर बताया जाता है कि इसके कुल 8 लॉक्स होते हैं और जो मानव शरीर के निजी 8 पार्ट्स के जैसे हैं, और एक बार ये 8 लॉक्स ओपन हो जाएंगे तो फिर ये लिमिट्स को पार कर जाएगा। तभी एमसी भी अपने टीचर के जैसा अपनी पावर को रिलीज करके प्रैक्टिस करने लगता है। तो एमसी अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या ये ऐसा ही था। हम उस टीचर को देखते हैं जो शौक होते हुए सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। विंग को ये फर्स्ट लॉक ओपन करने में आधा साल का समय लगा था, लेकिन इस लड़के ने इसे देखकर ही कर लिया। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं सही जगह पर एनर्जी को फील कर रहा हूँ। तभी फिर हम देखते हैं कि वो टीचर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और कहता है कि तो ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें अब 8 फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए लड़ना सिखाऊंगा। तो हम देखते हैं कि एमसी उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और वो अटैक एमसी को लग जाता है, जिससे कि एमसी वहीं पर गिर जाता है। और वो टीचर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि ज्यादा जीनियस भी होना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा रिजर्व होना होगा। और फिर वो टीचर कहता है कि एक गिफ्टेड डिसाइपल को लेसन सिखाना कितनी अच्छी बात होती है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि पिट गया होता है और वो अपने टीचर से कहता है कि मास्टर प्लीज मेरे साथ थोड़ा जेंटल रहो। नेक्स्ट डे IVY एकेडमी को दिखाया जाता है और जियावी एमसी से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है। तो एमसी जियावी से कहता है कि अब दर्द नहीं कर रहा है, मास्टर सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और एमसी का मजाक उड़ाते हुए वो कहने लगता है कि क्या ये वही स्पिरिट मास्टर नहीं है जिसने असेसमेंट के दिन एक बड़ा परफॉर्मेंस दिया था। फिर वोंग के साथ ही हंसते हुए कहने लगते हैं कि दिखावा करने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो एक कचड़ी की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो हम जियावी को देखते हैं जो एमसी से पूछने लगती है कि इनका कहने का क्या मतलब है। तो एमसी जियावी से कहता है कि उनकी बातों का चिंता मत करो, वो सिर्फ एक डिस्गस्टिंग फ्लाइज का झुंड है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी और जियावी प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं। तो प्रिंसिपल उन दोनों से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बैड न्यूज है। और फिर वो प्रिंसिपल बताता है कि आज से तुम्हें डीप ब्लू सिटी के गार्जियन के तौर पर नहीं किया जाएगा।
जहाँ तुम्हें कुछ ड्यूटीज को करना होगा। और फिर वो प्रिंसिपल एक नोटिस एमसी के सामने रख देता है और कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस है, इसे जितना जल्दी हो सके पॉसिबल करो। और हम देखते हैं कि एमसी उन नोटिस को देखने लगता है और वो प्रिंसिपल सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन मैंने इसके लिए पहले ही बहस करने की कोशिश की है। तो एमसी कहता है कि नहीं ये ठीक है, मैं इस निर्णय को स्वीकार करूंगा। और फिर एमसी सोचने लगता है कि ये वही हो सकता है जैसा कि मास्टर ने कहा था कि अपना रास्ता खुद चुनो। और फिर हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि एमसी को देखकर कह रहा होता है कि एमसी मैंने हमेशा कहा कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो। अगर तुम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम को भी पास कर लेते हो तो फिर क्या फायदा, अगर तुम ऑफिसर्स को नाराज करोगे तो तुम मार दिए जाओगे। और हम देखते हैं कि वोंग एमसी का इसी तरह मजाक उड़ा रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि वोंग के बातों को सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि वोंग अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए एमसी से कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैंने सारी रात जियाओमी के साथ बिताई है तो फिर मेरी पावर डबल हो चुकी है, अब तुम मुझे ऐसे ही रोंद नहीं सकते हो। और फिर हम भी देखते हैं कि एमसी अपने अटैक को करने के लिए रेडी हो जाता है और एमसी वोंग से कहता है कि आज तक तुमने मुझे जितना भी परेशान किया है मैं वो सब तुम्हें याद दिलवाऊंगा। और हम देखते हैं कि एमसी और वोंग का पंच आपस में टकराता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पंच के वजह से वोंग का हाथ का हड्डी ही टूट जाता है, जिससे कि वोंग बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी वोंग को पंच करने के लिए आगे आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी का एक पंच वोंग को लगता है और वोंग का हालत खराब हो जाता है और वोंग जमीन पर गिर जाता है। तो एमसी जियाओ के कहता है कि तो चलो चलते हैं, वो इसका हकदार था। तो जियाओ एमसी से पूछती है कि तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो एमसी कहता है कि ड्यूटी पर रिपोर्ट करने। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वोंग नाम का पर्सन जिगर के कम होने की वजह से बेहोश हो गया है, कोई उसे हॉस्पिटल ले जाओ। और ये देखकर वोंग का साथी भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी और जियाओ को दिखाया जाता है। एमसी रिसेप्शन पर अपना रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट एमसी से कहता है कि तुम अपना नंबर लो और तुम्हारे नंबर आने तक तुम इंतजार करो। तो एमसी कहता है मैं यहाँ पर कोई भी असिस्टेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन करने आया हूँ। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, वो ये सुनकर शॉक हो गया होता है। तो फिर वो पर्सन हंसते हुए एमसी से कहने लगता है कि ओ तुम हो, लेफ्टिनेंट जाओ ने हमें ये सुनिश्चित करने को कहा था कि तुम मर जाओ। और ये सुनकर एमसी थोड़ा शॉक हो रहा होता है। तभी वो कहता है कि नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि मैं डीप ब्लू सिटी के एकमात्र ट्रिपल एस रैंक टैलेंट वाले स्पिरिट मास्टर से मिलने का ख्याल रखूंगा। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो पर्सन एमसी से कहता है कि तुम्हारी फाइल दर्ज कर दी गई है और तुम 0527 स्क्वाड में शामिल कर दिए गए हो। और एमसी को 0527 स्क्वाड में कैप्टन के तौर पर शामिल किया गया होता है। और फिर बताया जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मेन टीम होती है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की देखभाल करती है और हर जिले को उनके हिसाब से टीम दे दिया गया है। हर अलग अलग जिले में अलग अलग टीम है। और फिर वो पर्सन एमसी को 0527 स्क्वाड में जाने के कहता है। तो फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी 0527 स्क्वाड के ऑफिस में जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा होता है और बहुत सारे शराब के बोतल फेंके हुए होते हैं। तो एमसी उसे देखकर कह रहा होता है कि क्या ये सब 0527 टीम का ऑफिस है। और जियाओ भी कह रही होती है कि यहाँ पर कितना मैस है। तो फिर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है, वो एमसी को देखकर पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एमसी कहता है कि मैं इस टीम का न्यू कैप्टन हूँ। और कैप्टन सुनकर वो लड़की भी शॉक हो रही होती है। तभी हमें और एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सोया हुआ होता है। वो एमसी से कहता है कि तुम्हारे बाल अभी तक पूरी तरह से सफेद भी नहीं हुए हैं और तुम हमारी कैप्टन बनना चाहते हो। और फिर वो पर्सन एमसी से कहने लगता है कि भाड़ में जाओ, तुम जहाँ भी जाना चाहते हो। तो जियाओ भी उस पर्सन से गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और एमसी उस पर्सन को देखकर कहता है कि ये पर्सन गार्डियंस का मेंबर बनने के हकदार कैसे है। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने बेड से खड़ा होता है और वो जियाओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और वो पर्सन जियाओ से कहता है कि क्या तुम मेरी स्पिरिट बनने में इच्छुक हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन को पंच कर देता है, जिससे कि उस पर्सन के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और एमसी के पंच की वजह से वो पर्सन दूर फेंक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जहाँ पे फेंका हुआ होता है वहीं पर शराब पीने लगता है। तभी फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उस पर्सन से कहता है कि यिंग फैन, तुम हमारे कैप्टन का ख्याल रखना, मैं आराम करने के लिए अंदर जा रही हूँ। तो यिंग फैन हांग जिनवे से कहता है कि मेरे पास अभी भी शराब पीने के लिए पैसे नहीं है, मुझे पहले पैसे दो। और हम देखते हैं कि हांग अपने कमरे में चली जाती है और यिंग फैन कहने लगता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। और फिर यिंग फैन खड़ा होता है और एमसी से कहने लगता है कि तुमने तो टीम 0527 को देखा ही है, हमारे पास शराब खरीदने के भी पैसे नहीं है और तुम फिर भी इस टीम में रुकने का प्लान बना रहे हो। तो एमसी यिंग फैन से कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये डाउनफॉल सिर्फ टेम्पररी के लिए ही है। तभी यिंग फैन एमसी से कहता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। फिर यिंग फैन अपने सिस्टम में एक रिपोर्ट को ले आता है और एमसी से
से कहता है कि तुम एक बार इसको देखो, हम नंबर्स के मामले पर डीप ब्लू सिटी में सबसे लोवेस्ट गार्जियंस में से आते हैं। और फिर वो कहने लगता है कि 2 महीने में इस साल का अंत हो जाएगा, उसके बाद कुछ लोगों को टीम से निकाल दिया जाएगा और जिसे भी टीम से निकाल दिया जाएगा वो निचली सिटी में चला जाएगा। और फिर यन फैन कहता है कि हमारे टीम के नंबर्स को देखते हुए हमारे टीम को नौकरी से निकाला ही जाएगा। और फिर यन फैन बताता है लोवेस्ट सिटी में बहुत ज्यादा क्योटिक है और वहां पर रहना बहुत ही एक्सट्रीम हार्श कंडीशन होती है। और फिर हम देखते हैं कि यन फैन शराब की बोतल को फेंक देता है और एमसी से कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर तुम अभी इसे छोड़कर चले जाओ। और फिर यन फैन कहता है कि जाओ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि मैं निचली सिटी में चला जाऊं, लेकिन मैं उसे सक्सेस नहीं होने दूंगा। तो हम जियावी को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा यूजलेस है, तो फिर चलो हम चलते हैं। तो एमसी जियावी से कहता है कि समस्याओं से भागने से तुम सिर्फ कायरता के रास्ते में चलोगे और केवल उन पर ही विजय प्राप्त करके तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और इसके अलावा भी मैं किसी दूसरी टीम में भी शामिल हो गया तो जहाँ जो मुझे जाने नहीं देगा। फिर एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम इसी 0527 टीम को बेहतर बना दे और इसे नंबर 1 टीम में बदल दे और जहाँ जो के प्लान को बर्बाद कर दे। फिर हम देखते हैं कि एमसी उसी लड़की के कमरे में गया हुआ होता है। तो वो लड़की फुल एटीट्यूड में एमसी से कहती है कि बाहर निकल जाओ, तुम्हारा अभी यहाँ पर स्वागत नहीं है। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सचमुच में निराश होकर बैठी रहोगी और अपनी मौत का इंतजार करोगी? होंग योंग वे या फिर बाई सुओंग है। और हम देखते हैं कि होंग ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का असली नाम बाई सुओंग होता है, लेकिन इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर होंग यांग वे रखा हुआ होता है। तो फिर वो लड़की एमसी से कहने लगती है कि तुम आखिर हो कौन, तुमने मेरे झूठ को कैसे पकड़ा? लेकिन हम देखते हैं कि एमसी को होंग का स्टेटस विंडो दिख रहा होता है। तो फिर एमसी उस लड़की से कहता है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है, ये तो सिर्फ मेरी पावर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और फिर एमसी सोचने लगता है कि ये थोड़ी सी ढीली लग रही है, लेकिन येन फैन ने अभी इसे पैसे मांगे थे, मतलब कि ये इस टीम को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसे टीम 0527 में शामिल कर पाते हैं तो इस टीम में अभी भी उम्मीद है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो एमसी से कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम मुझे धमकाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि तुम जल्दी ही हार मान लो। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि मेरे साथ काम करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर येन फैन मरने के लिए तैयार हो सकता है लेकिन वो निचले जिले में नहीं जाना चाहता है, तो वो लड़की एमसी से कहती है कि मैं क्यों विश्वास करूं कि तुम ये कर सकते हो। तो एमसी कहता है कि तुम्हें हर काम का आधा रिवॉर्ड मिलेगा, एक बार तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, उसके बाद तुम देखोगे कि मेरे बातों में कितना वजन है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की भी मान जाती है और एमसी के साथ डील कर लेती है और वो सोच रही होती है कि ये पर्सन मेरे झूठों को देख सकता है, तो मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए, एक बार कोशिश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि ये काम ऐसा ही है तो फिर जितने भी काम है वो सबको एक जगह पर करना तुम्हारा काम है और स्क्रीनिंग का काम मैं करूंगा। तो वो लड़की एक टैब में एमसी को बताने लगती है कि हमारी टीम के लिए अभी 3 ही काम अवेलेबल है, तुम इस पर अच्छे से नजर डाल सकते हो। और फिर उन काम के बारे में दिखाया जाता है, ये सब तुम लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हो। तभी एमसी सोचने लगता है कि ये सब कम डिफिकल्टी वाले काम है, इनमें पॉइंट्स भी कम मिलेंगे, तो हमें दूसरों से आगे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। और फिर एमसी कहने लगता है कि अगर हम काम करने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले काम ही करेंगे। और फिर एमसी को एक काम मिल जाता है जिसमें कि एमसी को 300 पॉइंट्स मिलेंगे। एमसी कहता है कि बहुत अच्छा, हम यही करेंगे और इसकी डिटेल्स को तुम वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस वर्क के डिटेल्स को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और वो एमसी से कह रही होती है, क्या तुम पागल हो? तुम इस वर्क के रिकमेंडेशन में टीम्स के साइज को नहीं देख रहे हो क्या? इसमें 6 से 8 लोगों के लिए कहा गया है, इसका मतलब है कि हमें एक साथ 2 टीम के साथ इस काम को करना होगा। तो एमसी कहता है कि केवल ऐसा काम ही हमें नंबर्स बढ़ाने में मदद कर सकता है। और हम देखते हैं कि एमसी उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो लड़की एमसी से कहने लगती है कि तुम सचमुच में पागल हो, अगर हम इस काम को नहीं कर पाएंगे तो इस काम में जितने पॉइंट्स है उसके 10% हमसे काट लिए जाएंगे। तो एमसी वहां से जाने लगता है और उस लड़की से कहता है कि चलो चले, अगर कुछ गलत हुआ तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एमसी वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की सोच रही होती है कि ठीक है, मैंने इस काम को करने के लिए सहमति दी है, तो फिर अगर कुछ होता है तो तुम्हारे बॉडी को मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। चेंज होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर से कहता है कि स्वेयर में जर्क को साफ करने का मिशन को ले लिया गया है। आखिर हमारे काम को किसने छीन लिया? क्या ये टीम 0018 है जो हमारे काम को हड़पने की कोशिश कर रही है? आखिर ये 300 पॉइंट्स वाला काम है, अगर वो इसे करने में सफल हो जाए तो फिर वो 2 महीने के बराबर हो जाएगा। फिर वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो अकेले इसे नहीं संभाल सकते हैं। इसके अलावा उसके लीडर ने अभी अभी हमारे साथ सहयोग की पुष्टि की है। और फिर वो अपने टीममेट से कहने लगता है कि चलो सीवर के एंट्रेंस गेट पर
पर नजर रखे और देखे कि कौन इस काम को अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी की टीम को दिखाया जाता है। वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि केयरफुल रहना, यहाँ पर लाइव डिटेक्टर ने 8 से ज्यादा सेकंड टायर के जर्क को डिटेक्ट किया है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उनका नेस्ट यहीं अंदर हो। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि जियावी की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी और जियावी वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड में उस जर्क की तरफ चले जाते हैं। एमसी उस लड़की से कह देता है कि बस युआंग तुम यहीं पर हमारा वेट करो, हम आते हैं। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से वहाँ से दौड़कर आगे चला जाता है। तो बाई सुओंग चिल्लाकर एमसी से कहने लगती है कि वे सेकंड टायर के जर्क हैं। आम टीम एक जर्क के साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है और तुम अकेले ही जा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी उसकी बातों को नहीं सुनता है। तो फिर वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है। और फिर बाई सुओंग भी एमसी के पीछे जाने लगती है और कहती है कि क्या इतनी जल्दी। एमसी तक पहुंचती है, वो देखती है कि एमसी ने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो, ये पहले ही खत्म हो चुका है। तो वो लड़की शॉक होते हुए एमसी से पूछ रही होती है कि यह सब क्या तुमने किया है। तो एमसी उससे कहता है कि हाँ, मिशन बहुत अच्छा रहा और इन जर्क कॉर्प से तुम वैल्यूएबल मटेरियल्स को कलेक्ट करके बहुत सारा पैसा भी कमा सकती हो। और फिर एमसी वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहता है कि जमीन पर पड़ा हुआ पर्सन वो कोई मिसिंग गार्जियन हो सकता है जो कि अब मर चुका है, तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए सोच रही होती है कि आखिर एमसी कौन है, वो सेकंड ऑर्डर के जर्क मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर सकता है। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक स्क्वाड उस डंजन के अंदर आया हुआ होता है और वो लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या सब मर चुके हैं, यहाँ पे तो 10 सेकंड ऑर्डर के जर्क हैं और हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 यहाँ पर ज्यादा हैं। तो वहाँ पर उनका एक साथी उनसे कहता है कि मैंने इन्हें चेक किया तो ये 1 हिट किल है। और फिर वो पर्सन अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन देखो, जर्क को क्लियर करने का मिशन कंप्लीट हो चुका है। और उनका कैप्टन गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि किस तरह के मॉन्स्टर्स ने इस मिशन को कंप्लीट किया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो जाओ को रिपोर्ट करने आया होता है और वो पर्सन जाओ से कह रहा होता है कि कैप्टन, स्क्वाड 0527 ने हाल ही में 2 मिशन कंप्लीट किए हैं और उनके अब 350 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो हम जाओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन को गालियां देते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि टीम 0527 को बर्बाद कर दो, क्या तुम इस तरह काम करते हो। और फिर जाओ गुस्सा होते हुए सोचने लगता है कि एमसी तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें एक समर्थक मिल गया है। और फिर जाओ उस पर्सन से कहने लगता है कि जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को कह दो कि डीप ब्लू सिटी के सारे मिशंस को कंप्लीट कर दे ताकि उनके लिए कोई भी मिशन ना बचे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी और उस टीचर को दिखाया जाता है। वो टीचर एमसी से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जाओ के साथ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए। तो एमसी उस टीचर से कहता है कि थैंक यू, लेकिन मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और फिर एमसी कहने लगता है कि मैं वास्तव में शहर के अंदर मॉन्स्टर्स के बारे में जो अदर्स प्रॉब्लम है उसके बारे में चिंतित हूँ। एक ग्रुप जिसने की सिटी के प्रोटेक्ट करने का नाम लिया है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो वो टीचर एमसी से कहता है कि जब कोई ग्रुप बढ़ता है और विकसित होता है तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वर्षों से हम जर्क से लड़ने में इतने व्यस्त है कि हमारी अंदर की जड़ें सड़ चुकी हैं और उनका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए हमें उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए आग की जरूरत होगी और इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले चुना है। तो एमसी उस टीचर से कहता है कि मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं वो आग बन जाऊं। तो वो टीचर कहते हैं कि आग मरे हुए पत्तों को जला सकती है और अहंकार को दूर कर सकती है, लेकिन इसे किसी भी समय बुझाया भी जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे फ्यूचर का रास्ता तुम्हारे हाथों में है। तो एमसी अपने मास्टर से कहता है कि वैसे मास्टर, मैंने हाल ही में डेडली फिश टेक्निक के नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मास्टर एमसी से कहता है कि अगर तुम 4 डेडली पॉइंट्स को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें ये 4 बातें याद रखनी होगी, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और ये सुनकर एमसी थोड़ा सा शॉक हो रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी सोते हुए
हुए सोच रहा होता है कि अच्छा मील और अच्छा ड्रिंक के बाद एक अनंत आराम का समय आ गया है। तभी वहाँ पर जियावी आ जाती है और एमसी से पूछ रही होती है कि क्या आज रात मैं यहीं सो सकती हूँ। तो एमसी थोड़ा सा शॉक होते हुए जियावी से पूछ रहा होता है कि विला इतना बड़ा है तो तुम अपने कमरे में क्यों नहीं आराम कर रही हो। तो जियावी शर्माते हुए एमसी से कह रही होती है कि मास्टर ने बाकी गेट्स को बंद कर दिया है इसीलिए। तो एमसी जियावी से कहता है कि ये ठीक मांगा जैसा है तो मैं फर्श पर सोऊंगा। तो जियावी थोड़ा सा शर्माते हुए एमसी से कह रही होती है कि नहीं तुम्हें आज बेड पर ही सोना होगा। तो एमसी जियावी से कहता है कि तुम जानती हो ना ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमसी और जियावी दोनों ही एक बेड पर सो रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने स्क्वाड के ऑफिस में जाते हुए कह रहा होता है कि कल रात मुझे अच्छी नींद आई तो चलो आज कुछ नए मिशंस को ढूंढते हैं। और एमसी जैसे ही गेट खोलता है उसके दूसरी तरफ एमसी के स्क्वाड मेंबर्स खड़े हुए होते हैं और वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि डीप ब्लू सिटी न्यू SSS रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर जो न्यू कॉमनर होने के साथ ही असेसमेंट टेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसने की सेकेंड ऑर्डर के जर्क को कुछ सेकंड्स में ही मार डाला और फिर थर्ड ऑर्डर के जर्क को चैलेंज किया और उसे भी हरा के हिस्ट्री में अपना नाम सबसे टैलेंटेड स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के तौर पर दर्ज करवा लिया और नंबर 1 जीनियस IVY एकेडमी का। असल में ये तुम ही हो है ना। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एमसी से माफी मांगते हुए कह रही होती है कि पिछली बार मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगा कि तुमने इस स्क्वाड में जुड़ने के लिए अपने कनेक्शन का यूज किया है। तो एमसी उसे कह रहा होता है कि हम साथी हैं तो इसे इतना पोलाइट मत बनाओ। और फिर वो लड़की कह रही होती है कि ऑथोरिटीज ने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे जैसे जीनियस को यहाँ पर भेजा, क्या बर्बादी है, मुझे नहीं पता कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं। और फिर वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि अगर तुम यहीं पर रहोगे तो तुम एक ना एक दिन यूजलेस हो जाओगे। और एमसी स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि उनके एनवायरनमेंट में एक वीक चेंज है लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने एनवायरनमेंट को बदलूंगा। तो यंग फैन एमसी से कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और तुमने याहू को भी ऑफेंड करके रखा है तो ये तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा, वो तुम्हें लोवेस्ट सिटी में भेजने के लिए कुछ भी करेगा। तभी वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि किसी कारणवश आज ब्लू सिटी के सारे मिशंस पर कब्जा कर लिया गया है, आज कोई भी मिशन नहीं बचा है। और फिर वो लड़की कह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन अब मुझे फिर से डाउन होना पड़ेगा। तो एमसी उससे कहता है कि तुमने अभी कहा कि ब्लू सिटी के सारे मिशन पूरे हो चुके हैं। वो लड़की एमसी से कहती है कि हाँ। तो एमसी कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि ब्लू सिटी पर कब्जा कर लिया गया है लेकिन बाकी सिटीज का क्या। तो वो लड़की एमसी से पूछ रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो एमसी उससे वो टैब ले लेता है और कहता है कि ये आओ हम अपना एड्रेस बदल कर केन्हाई सिटी रखे। फिर दिखाया जाता है कि एमसी जैसे ही अपना एड्रेस को चेंज करता है एमसी के सामने बहुत सारे मिशंस आ जाते हैं और ये मिशंस को देखकर वो लड़की भी शॉक हो रही होती है। और फिर वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि हम पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए दूसरों शहरों में जा सकते हैं और उनके मिशंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन हमें हमारे सिटी से करीब वाले सिटी में ही जाना चाहिए। हालांकि सिटी से बाहर जाने वाले रास्तों पर हाई ऑर्डर के जर्क से भरी हुई है, मुझे डर है कि। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का स्क्वाड अपने सिटी से बाहर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी की कार के सामने बहुत सारे जर्क मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर जियावी भी शॉक हो रही होती है और एमसी से पूछ रही होती है कि वो क्या है। तो एमसी जियावी से कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर का डेथ फ्लाई ये ऐसा मॉन्स्टर है जो हमेशा ग्रुप में रहता है और ग्रुप जितना बड़ा होगा उनकी किल करने की और डिस्ट्रॉय करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और फिर हम इन फैन को देखते हैं जो कि सो के होता है। तभी वो अचानक से उठता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे ये तो देखो। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पूरे डेथ फ्लाई का ग्रुप ने टोर्नेडो बना दिया होता है और वो
वो एमसी के तरफ आ रहा होता है। तो जिया भी उस टोर्नेडो को देखते हुए कह रही होती है कि अरे भगवान, क्या ये भी डेथ फ्लाई है। तो एमसी उस टोर्नेडो को देखते हुए कह रहा होता है कि एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होगी। और हम इन फैन को देखते हैं जो कि शराब पीते हुए कह रहा होता है कि उनकी और चलो। तो फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रही होती है और वो एमसी से पूछ रही होती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बस्ती है जिसके पीछे वो डेथ फ्लाइज का टोर्नेडो लगा हुआ है, तो क्या हमें उन्हें सेव करने के लिए जाना चाहिए। तो एमसी उस लड़की से कहता है कि क्यों नहीं, जल्दी से गाड़ी मोड़ो और उनकी तरफ पूरी ताकत से चलो। और हम देखते हैं कि ये फैन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी वो लड़की अपनी कार को मोड़ती है जिसकी वजह से ये फैन भी गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो स्टिल अभी भी स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें और एक कार को दिखाया जाता है जो कि उस टोर्नेडो की तरफ ही जा रहा होता है। और असल में वो कार उस टोर्नेडो से दूर भाग रहा होता है क्योंकि उसका ड्राइवर अपने बगल में बैठी लड़की से, जिसका नाम सांग सी टिंग होता है, उससे कह रहा होता है कि इस कार को और तेज चलाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हम 5 मिनट में पकड़े जाएंगे। और वो ड्राइवर सोच रहा होता है कि यंग लेडी की सेफ्टी के लिए रेनफोर्समेंट का आना इम्पॉसिबल है। वो पर्सन अपने वॉकी टॉकी में चिल्लाते हुए सबसे कहने लगता है कि अपने सेक्रीफाइस होने के प्लान को एग्जीक्यूट करो। और हम देखते हैं कि वो लेडी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से मना भी कर रही होती है। लेकिन वो वॉकी टॉकी के दूसरे तरफ से सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमारा काम है कि हम आपको सेव करें, और वो लोग उस लेडी की बात को नहीं सुन रहे होते हैं। तभी वो ड्राइवर उन सबसे कहने लगता है कि तुम सब लोग मेरी कमांड को मानो। और हम देखते हैं कि 2 कार्स उस टोर्नेडो के पास पहुंच जाते हैं और उस टोर्नेडो के ऊपर अपने मिसाइल से अटैक करने लगते हैं। और उनका मिसाइल उस टोर्नेडो के ऊपर लग के ब्लास्ट भी होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उनके ब्लास्ट से उस टोर्नेडो को कोई भी असर नहीं होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सांग को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और कह रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि सांग से कह रहा होता है कि मिस, आपकी रक्षा करना उनके लिए एक ऑनर की बात है, तो आप इसके लिए अपने आप को दोष मत दीजिए। तो फिर सांग को एक आवाज आती है, तो वो चुप होते हुए उस ड्राइवर से कहती है कि ये आवाज किसकी थी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का म्यूजिकल अटैक उस टोर्नेडो के ऊपर लग रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस कार से ही उस टोर्नेडो के ऊपर अपना म्यूजिकल अटैक कर रहा होता है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि एमसी का 1 हिट किल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो एमसी के एक ही अटैक से वो डेथ फ्लाइज मर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देखकर सांग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अपना अटैक कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें सांग को दिखाया जाता है जो कि एमसी को देखते हुए कह रही होती है कि हे भगवान, क्या कोई ऐसा है जो इस तूफान को खत्म कर सकता है। हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमारे पास ऐसा कैरेक्टर कब आ गया। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस टोर्नेडो से वो डेथ फ्लाइज एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एमसी के सामने यंग फैन आ जाता है और वो सारे अटैक यंग फैन को लग जाता है। और वो सारे डेथ फ्लाइज के डांट यंग फैन को जैसा ही लगता है, यंग फैन वहीं पर कार में गिर जाता है। तो एमसी शॉक होते हुए जल्दी से उन डांट्स को निकालने लगता है। फिर हमें यंग फैन को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा कूल है। तो एमसी यंग फैन से कह रहा होता है कि ये डांट्स बहुत ज्यादा जहरीली होती है, अगर इसे समय रहते नहीं निकाला गया तो कुछ ही सेकंड में ये तुम्हारी जान ले लेगी। फिर दिखाया जाता है कि यन फैन के बॉडी से वो डांट्स खुद ब खुद ही निकलने लगती हैं और यन फैन बहुत जल्दी हील होने लगता है। तो एमसी ये शॉक होते हुए यन फैन से कहता है कि यन फैन, ये तुमने क्या किया। और तभी एमसी यन फैन का स्टेटस विंडो देखता है तो उससे पता चलता है कि यन फैन का टैलेंट डबल एस रैंक का है और उसका टैलेंट इमॉर्टिलिटी होता है।
है। तो एमसी सोचने लगता है कि वास्तव में उसका टैलेंट डबल एस रैंक का है और उसका टैलेंट इमॉर्टलिटी है। तो इस इमॉर्टलिटी का मतलब क्या है, जल्दी से हील होना या फिर इमोर्टल होना। सफिशिएंट फैन एमसी से कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि मेरी डबल एस रैंक का टैलेंट इमॉर्टलिटी आखिर क्या है, तो चलो आओ मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और इयन फैन से कहता है कि मुझे इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इयन फैन एमसी से कहता है कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सचमुच में। और हमारा एपिसोड यहीं तक था, क्योंकि अभी तक इतने ही चैप्टर्स आए हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर में और न्यू एपिसोड के साथ। तब तक कि सब लोग सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।